हेलो 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 हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी, क्या हालचाल सभी के? हाँ बेटा, इवनिंग नहीं आफ्टरनून है आज 12 बज रहे हैं दोपहर के। कैसे है सभी? लेक्चर नंबर 4 नहीं चल रहा, ठीक है मैं करवा देता हूं, अभी करेक्ट करवा देता हूं उसे। वैसे उसे बोल दिया था मैंने, शायद आज हो जाएगा। चलिए चलो बेटा, तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ एक बार बता दो भाई कि ऑडियो क्लियर है सभी को, खरखर तो नहीं कर रहा आज, एकदम मजे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब समतल में गति में आज हमें प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। प्रक्षेप गति मतलब सदिश हमने पढ़ लिया, सदिश पे मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चंस दिए थे और कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में भी कर रहे थे, तो वाले क्वेश्चंस एक बार मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में हम आज प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू कर देंगे ना, द्विमीय गति पढ़ना शुरू कर देंगे। उसमें सबसे पहले प्रक्षेप गति पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ लेक्चर नंबर 3 के बारे में मैं बता दूंगा, चिंता ना करो, अभी मेरी क्लास खत्म होने के बाद में लेक्चर नंबर 3 सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम बढ़िया है बेटा, मस्त मजे में। बारिश कैसे, बारिश वारिश गई, बस एक ही दिन आई थी, उसके बाद तो कोई बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ। लाइव क्लास बंद हो रही है क्या? हाँ बेटा लाइव क्लास बंद, मतलब तुम्हारी लाइव क्लास बंद नहीं होगी, चिंता ना करो। मतलब आरंभ बैच में अब और एडमिशन, मतलब तुम्हारे बैच के तो एडमिशन बहुत पहले ही बंद हो गए थे, और आरंभ 2 जो है ना, उसके भी एडमिशन हम लोग बंद कर देंगे अब तो। अगर आपका कोई भी भाई बंधु जो है, जो सोच रहा था कि हम बाद में एडमिशन ले लेंगे, तो उसे बता देना एक बार ना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अब तुम्हें भी पता है ना, ये तो अंदर वाली बात है, अब तुम आ गए हो अंदर तो तुम्हें पता चल ही गया है। क्या होता है कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नए बच्चे आते हैं, जैसे अब तुम्हें पता है अपनी क्लास में नए बच्चे आना बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जितने बच्चे उतने बढ़िया से पढ़ते हैं और हम बढ़िया से पढ़ाते हैं और मन भी रखता है और बिना किसी समस्या के बढ़िया क्लासेस चलती। लेकिन अगर हर थोड़े दिन में कोई ना कोई आता रहता, कोई ना कोई आता रहता, कोई ना कोई आता रहता, तो बच्चा परेशान करता है। तो इसलिए अब हमने सोचा कि थोड़े दिन और, इसके बाद में हम कोई नया एडमिशन नहीं लेंगे। चल हाँ भाई, तो अब हम काम की बातें करते। सदिश में कुछ होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, कितनों ने ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए है ना। पहला सवाल था ए और बी सदिश जो है, तो अब उनके मध्य अगर कोण थीटा है तो आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं सर हम ए बी साइन थीटा बराबर होगा √3 ए डॉट बी जो हो जाएगा वो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। परिमाण परिमाण लिखना है बस, सदिश की दिशा नहीं लेना, परिमाण लेना है बस। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, ए बी ने ए बी को मार दिया, यहां पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3 के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा बराबर हो गया √3 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात, एक आंसर हो जाएगा सर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल हमसे बनने को चाहिए भैया। हाँ आगे बढ़ते हम इसी प्रकार से। अच्छा देखो ये भी वही सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, हमें ए क्रॉस बी बराबर √3 ए डॉट बी बोला हुआ है, और बोला है a प्लस बी का परिमाण क्या होगा। तो a प्लस बी का परिमाण ही क्या होगा सर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सर यहां पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आप चाहो तो फिर से सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करके वही आएगा, क्या होगा सर, ए बी साइन थीटा बराबर है √3 ए बी कॉस थीटा के। तो ए बी से ए बी कट गया, यहां पर थीटा की वैल्यू फिर से 60 डिग्री आ गई। तो थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गई, तो थीटा अगर यहां पे 60 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, अच्छा इस पूरे का रूट बी है ना, इस पूरे पे रूट बी है, तो कॉस 60 कितना होता है सर, कॉस 60 1/2 होता है। तो यहां पर फिर से क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर 1/2। बिल्कुल सही बात।
इस टेस्ट में पुराना नहीं आएगा, चिंता ना करो, इस टेस्ट में पुराना नहीं आएगा। इस टेस्ट में जहां तक पिछले टेस्ट में आता है उसके आगे आगे का आएगा, मतलब सरल रेखा में गति का कुछ पोर्शन आएगा ग्राफ वगैरह से, और ये सब कुछ जो हम पढ़ा देंगे वो आएगा। चल हाँ आगे बढ़ते, और भी कुछ क्वेश्चन दिए थे। नीट 2021 का सवाल ये कितनों से बन गया है ना, ये सवाल थोड़ा सा, हाँ मतलब अगर आपने क्लास 12th पढ़ ली हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा बेटा। जिनको भी क्लास 11 मतलब कल की क्लास लेक्चर नंबर 3 है ना, नंबर 3 क्लास जो थी उसमें कोई भी समस्या तो वो मैंने सुन ली है ना। कल बच्चों के मैसेज भी आए थे, तो कल मेरी क्लास रात को 9 सवा 9 बजे तक चलती है बेटा। तो उसके बाद में मैं तो घर चले गया, फिर मैंने जिससे बोला था तो वो सर जो क्लास ठीक करते हैं वो आज सुबह अब आए हैं ऑफिस, तो वो कर देंगे, क्योंकि कल रात को तो वो 10-11 बजे तो करते नहीं है ना। तो वो सुबह उठे, अब वो ऑफिस आ गए तो वो कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आज की क्लास खत्म हो तब तक हो जाए, या फिर अभी दोपहर में हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो नीट 2021 में क्या पूछा गया था। इसमें यहां पर हमें बोला गया एफ सदिश जो है वो दिया गया था, वी सदिश दिया गया था, बी पता करना था। अब यहां पर दिया हुआ है कि सर एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, और v क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप दिया गया है। तो हमें यहाँ पे b का पूर्ण व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये सवाल जो है वो तो सदिश गुणनफल पर ही आधारित है। वैसे कहने को तो ये सवाल जो है वह गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का है, या धारावाही चालक और चुंबकत्व वाला जो चैप्टर होता है क्लास 12th में हम पढ़ेंगे उसको जाकर, तो उसका क्वेश्चन है ये, तो वैसे है ना चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अच्छा 3 नहीं 4, लेकिन अभी तो हमने गुणनफल पढ़ लिया तो हम ये सवाल कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर देखा जाए तो हमको ये करते आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है, वही हमें दिया गया है, तो फॉर्मूला भी दे दिया, सारी चीजें बता दी, तो हम कर सकते हैं। कितनों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? हमें बोला गया है एफ बराबर होगा सर क्यू v क्रॉस b। अच्छा देखो मेन चक्कर है v क्रॉस b पता करना, क्यों? क्योंकि q की वैल्यू तो 1 दे दी है, q की वैल्यू 1 दी भी है, तो f बराबर f सदिश बराबर हो गया q v क्रॉस b के बराबर। तो v सदिश कितना होगा, b सदिश कितना होगा ये पता कर लो, और यहां से v क्रॉस b पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर v क्या होगा, v क्या होगा, v सदिश दिया गया है, हाँ सर v दिया गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई कैप, यहां पर लिखेंगे हम आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम इसमें एक मॉड टाइप या डिटर्मिनेंट बना देंगे। पहले लिखना है v सदिश, तो v सदिश है सर 2 4 6, फिर लिखना है b सदिश है b नॉट, और एक किसके बराबर है सर? ये f सदिश के बराबर। तो अब हमें f सदिश भी दिया है, कितना दिया है? 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है, ये हमें दिया है। तो अब हम बढ़िया तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यूजुअली कल तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमें यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हुआ था, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो सारी वैल्यूज दी हुई थी और इधर वाला आंसर था हमारा। अब आंसर दिया हुआ है और ये वाली वैल्यूज नहीं दी हुई, तो सॉल्व तो वैसे ही करना होगा, ठीक है बेटा। आज आपकी आखिरी क्लास है, कौन है ये? सुमित और साजिया। बेटा आप क्लास में लेट आए हो, मेरी क्लास में 10 मिनट लेट हो आप, तो आप अगले 3 लेक्चर नहीं देख पाओगे, ठीक है। मैं आपकी क्लास ब्लॉक करूंगा अगले 3 लेक्चर के लिए, क्योंकि ये वाली जो बात है लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 की बात मैं आज जब आया था तब भी बोला था, 4-5 मिनट पहले फिर से बोली थी मैंने बात कि आपको वो अभी आज शाम तक या आज दोपहर तक क्लासेस ठीक दिखने लगेंगी। लेकिन अगर आप लेट आकर फिर से पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, तो आपको इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आपकी क्लास जो है वो 2 से 3 दिन के लिए ब्लॉक रहेगी, मतलब आप 2-3 लेक्चर आपको ऐप में कभी भी नहीं दिखाई देंगे बीच के। चलिए, तो ये आई कैप जे कैप के कैप होगा, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा आई कैप, ये होगा 4 बी नॉट माइनस 6 बी, फिर उसके बाद में माइनस जे कैप करेंगे सर, बिल्कुल सही बात। तो ये होगा 2 इंटू बी नॉट माइनस 6 इंटू बी, क्या करा? इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस के कैप के कैप में क्या होगा सर? के कैप में होगा 2 इंटू बी माइनस 4 इंटू बी, ठीक है।
अब ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए सर? बराबर होना 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप के। तो अब आई वाले बराबर कर लो, जे वाले बराबर कर लो, के वाले बराबर कर लो। ठीक है, तो यहां पर इसमें ये 4 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, आई वाले मल्टीप्लाई होंगे। 20 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये माइनस है यहां पर, और 12 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से बी और बी नॉट की वैल्यूज आ जाएगी। आप फिर आंसर बता सकते हो। कितनों को तरीका समझ में आ गया? नीट 2021 का एकदम फ्रेश चमचमाता हुआ सवाल। तो यहां पर अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे आसान सी बात है सर कि यहां से अगर मैं देखूं तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई। कैसे? 12 बराबर होगा माइनस बी कैप माइनस बी माइनस ये 2b माइनस 4b, तो माइनस 2b बचेगा। या यहां से b की वैल्यू जो है माइनस 6 आ गई है मेरे पास। b की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस 6। तो b की वैल्यू माइनस 6 आ गई। तो देखो यहां पर b है, यहां पर b है, तो b की वैल्यू माइनस 6, तो b की वैल्यू माइनस 6 होनी चाहिए। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें b की वैल्यू माइनस 6 है। आप चाहो तो b नॉट की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि अब b की वैल्यू होगी, b नॉट की वैल्यू कहीं से भी निकल सकती है। इन दोनों को बराबर कर लो, 20 और 2 b नॉट माइनस 6 b को बराबर कर लो। ठीक है, तो यहां से b नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन हमने केवल b की वैल्यू से काम तमाम कर दिया, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 6 और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें b की वैल्यू माइनस 6 है। ठीक है कहानी। तो ये सब कुछ सबसे बनना चाहिए था। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे। अच्छा, क्या ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था होमवर्क में? है ना, ये वाला क्वेश्चन भी दिया था। इसमें भी हमारे पास दो और प्रकार के क्वेश्चन थे, ये 2 और सवाल थे। यहां पर दिया हुआ सदिश i प्लस जे और सदिश j प्लस k के मध्य कोण कितना है? कोण बताएगा यहां पर कोण कितना है। कैसे पता करेंगे सर कोण? डॉट प्रोडक्ट से हमने सीखा था सर कोण पता करने का तरीका। कॉस थीटा बराबर होता है a डॉट बी बटे में a का परिमाण इंटू b का परिमाण। तो क्या होगा? a सदिश कितना है? a सदिश सर हमें दिया गया है i कैप प्लस j कैप दिया गया है। b सदिश कितना है? b सदिश जो है वो j कैप प्लस k कैप है। तो अब आई वाले मल्टीप्लाई कर लो, जे वाले मल्टीप्लाई कर लो, के वाले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और बटे में परिमाण लिख लो। तो कितना आएगा? अच्छा, ए का परिमाण एक बार मैं लिख देता हूं पहले। ए का परिमाण होगा सर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का परिमाण भी लिखेंगे तो √2 हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर a डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा सर? a डॉट बी करेंगे तो इसमें i है, इसमें i नहीं है, तो 1 इंटू 0 हो गया, प्लस इसमें j है, इसमें भी j है, तो 1 इंटू 1 हो गया, प्लस इसमें k नहीं है, इसमें k है, तो 0 इंटू 1 हो गया, बटे में अंडर रूट 2। तो ये 0 0 1 बाय √2 इंटू √2 हो गया। कॉस थीटा जो है वो 1/2 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कोई बताएगा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? डी। बहुत ही बढ़िया सर, 1/2 मतलब 60 डिग्री आंसर होगा। क्या अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के सभी सवाल सभी से बनने लगे हैं? चल एक और सवाल कर लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप जो है वो एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। तो गलत कथन कौन सा होगा? इनमें से कौन सा गलत है? जल्दी से बताएंगे। कौन सा गलत है? जल्दी से बताएंगे। कौन सा गलत है? जल्दी से बताएंगे। मेरे को लगता है वाकई में ना 2-3 बच्चों को मेरे को हटा देना चाहिए कोर्स से। एक तो ये सिन्नी है ना, ये बेटा तुम लड़के हो या यू आर अ बॉय और अ गर्ल और तुम्हारा असली नाम क्या है? सिन्नी। मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। बाकी सब बच्चे बताएंगे क्या आएगा इसका सही जवाब, है ना। सिन्नी को हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। क्या होगा? 4th वाला। अच्छा सर, आई डॉट आई 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। आई डॉट जे 0 होगा, बिल्कुल सही बात है।
सर क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, आई जे के आपने सिखाया था, एक गोले पे लिख लो। तो आई क्रॉस जे सीधा घूम रहे के कैप के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन आई क्रॉस के, अरे सर अरे मूर्ख, आई जे के आना चाहिए, ये यहाँ पे आई के है तो यहाँ पे जे होना चाहिए था, तो ये आई कैप ही लिख दिया, तो ये तो सरासर गलत हो गया। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात, चौथा सही जवाब होगा। चल आगे बढ़ते हैं हम और भी कुछ रोमांचकारी बातों की तरफ। अब हम आगे बढ़कर द्विविमीय गति पढ़ना शुरू करते हैं। अभी क्लास खत्म होने के पहले, है ना, क्लास खत्म जब होगी तो उसमें आखिरी में 5-7 मिनट में मैं आपको 1-2 होमवर्क के जो क्वेश्चंस जो डाउट में है मैक्सिमम बच्चों के, वो बता दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं द्विविमीय गति क्या होती है। मतलब अब वास्तविकता में हम समतल में गति चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो द्विविमीय गति क्या होता है? अच्छा, कोई बताएगा द्विविमीय गति क्या होता है? सर द्विविमीय गति, ओहो सर आसान सी बात है, अगर वस्तु सरल रेखा में ना चले, मतलब अगर सीधे सीधे चले तो वो सरल रेखा थी, सरल रेखा में ना चले मतलब ऐसी ऐसी चले, टेढ़ी मेढ़ी चले। ठीक है, तो यह क्या हो गया? द्विविमीय गति हो गया। इसके एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी चल रही है रोड पर, गाड़ी चल रही है रोड पर, तो गाड़ी क्या होगी सर? द्विविमीय, इधर भी जा सकती है, 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 कहीं भी जा सकती है। अगर एक गेंद को मैंने फेंका, तो एक गेंद को अगर मैंने ऊपर फेंका तो सीधे गई सीधे आई, ये एक विमीय गति हुई। लेकिन एक गेंद को मैंने फेंका, गेंद घूमती हुई इधर जाएगी ना। अगर एक गेंद को मैंने फेंका, ये इधर गई, तो यह कैसी गति हो गई? द्विविमीय गति हो गई। कैसी होगी? द्विविमीय गति होगी, 2D गति होगी। अच्छा, और क्या हो सकता है सर इसके अलावा? जैसे अभी कार वाला एग्जांपल ले रहे थे हम, कि अगर सर मेरे पास एक रोड है, एक गाड़ी है, ये इधर से पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर जा रही है, तो ये कैसी गति है? द्विविमीय गति है। नाव नदी में तैर रही है, नाव नदी में तैर रही है, मान के चलो ये नदी है, तो अगर एक नाव जो है वो नदी में तैर रही है तो यह कैसी गति होगी? सर यहां पर ये अगर एक नाव में चिंटू बैठा है तो यह कैसी गति करेगी? नाव, नाव भी सर द्विविमीय गति करेगी। बारिश की बूंदे जो गिर रही है, बारिश की बूंदे गिर रही है, वो कैसी गति करती है? अच्छा, बारिश की बूंदे एक विमीय गति होगी, द्विविमीय गति होगी या त्रिविमीय गति होगी? तीनों दिशाओं में। हाँ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना द्विविमीय गति है। क्या होगा? साइकिल चलाता आदमी, बिल्कुल द्विविमीय गति होगी। बारिश की बूंद अगर एकदम सीधी गिर रही है तो द्विविमीय गति। लेकिन हमें भी पता है सर, बारिश की बूंद सीधी तो नहीं गिरती, एकदम टेढ़ी टेढ़ी आती है कहीं ना कहीं, बहुत बार, है ना। तो अगर थोड़ी भी हवा चल रही है तो टेढ़ी गिर रही है। तो अगर बारिश, है ना, अगर मान के चलो यहां पर काले बादल, घने काले बादल, और कर रहे हैं बारिश, तो यहां पर अगर बारिश की बूंदे ऐसी गिर रही है तो ये कौन सी गति होगी? द्विविमीय गति होगी। तो ये बहुत सारी जगहों पे हम द्विविमीय गति देख सकते हैं। लेकिन अब हाँ, वृत्तीय गति, बिल्कुल सही बात है ना। एक बच्चे ने एक और बढ़िया एग्जांपल दिया कि सर वृत्तीय गति भी होती है, तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। वृत्तीय गति भी, अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो गोल गोल घूम रही है, तो गोल गोल घूमेगी तो वो भी कैसी गति हो जाएगी सर? वह भी वृत्तीय गति होगी। वस्तु का गोल गोल घूमना, तो यह भी कैसी होगी? वृत्तीय गति ही होगी। ठीक है, तो यह सब काफी सारे एग्जाम्पल्स है वृत्तीय गति के। लेकिन अगर अब यह द्विविमीय गति है, वृत्तीय गति वगैरह सारी गति है द्विविमीय गति, तो इनको हल कैसे करते हैं? मतलब द्विविमीय गति में हम विस्थापन कैसे देखेंगे? द्विविमीय गति में हम वेग कैसे देखेंगे? द्विविमीय गति में हम त्वरण कैसे देखेंगे? द्विविमीय गति में हम वेग त्वरण, इनके मध्य संबंध कैसे बताएंगे? ये सब कुछ अब हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात तो यह है कि ये द्विविमीय गति हमें नहीं आता है और ना ही हमें सीखना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको सरल रेखा में गति अच्छे से आता है उसके लिए द्विविमीय गति चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है।
वो 2 घंटे में द्विविमीय गति बच्चा पूरा पढ़ सकता है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, उनमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको सरल रेखा में गति अच्छे से आता है तो आप चुटकियों में द्विविमीय गति खत्म कर सकते हो। क्या बात कर सकते हो? हाँ सर, ऐसी असीम शक्तियां है आपके पास, कैसे हो सकता है? देखो, हमें द्विविमीय गति नहीं आता, ना ही हमें करना है, ना ही हमें सीखना है। क्यों जिंदगी को मुश्किल बनाए? अभी हमने एक बात सीखी, सदिश, और सदिश में सीखे सदिश के घटक, सदिश में सीखे सदिश के घटक। तो अगर मैं आपको बोलूं, देखो ऐसे समझो, पहले मैं आपको बोलूं कि अगर कोई भी वस्तु x दिशा में चल रही है, क्या आप उसका विस्थापन, वेग और त्वरण बता सकते हो? सीधे 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 x दिशा में चली जा रही है, क्या उसमें आप उसका विस्थापन, वेग, त्वरण सब कुछ बता सकते हो? उनके मध्य संबंध बता सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। ओके, अब अगर मान के चल कि अगर मैंने एक गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ये कौन सी दिशा में गति हुई? कौन सी दिशा में गति हुई? सर ये y दिशा में गति हुई है। कहां गति हुई है? सर y दिशा में गति हुई है। तो अगर हम ऐसा बोले आपको कि अगर एक वस्तु y दिशा में गति कर रही है, किस दिशा में गति कर रही है? y दिशा में गति कर रही है, तो क्या आप उसमें सब कुछ सॉल्व कर सकते हो? फैजान बेटा, क्लास में टाइम पर आ जाया करो, है ना? थैंक यू। क्या आप उसमें सब कुछ सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। y दिशा में वस्तु गति कर रही है, उसमें सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो यार, अगर अकेला y बोला जाए तो तुम सॉल्व कर सकते हो, अकेला x बोला जाए तो सॉल्व कर सकते हो, इसी प्रकार से अकेला z बोला जाए तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, सब कुछ कर सकते हैं। तो बस वही चीज यहां पर करनी है। हमें द्विविमीय गति नहीं आता, ना ही हमें पढ़ना है, उसमें सापेक्ष गति वगैरह कुछ भी नहीं। हमें बस इतना देखना है कि क्या हम इस द्विविमीय को अलग अलग दिशाओं में तोड़ सकते हैं। अगर मैंने उस द्विविमीय गति को 2 दिशाओं में तोड़ दिया तो मैं इस दिशा के लिए अलग सॉल्व कर लूंगा, इस दिशा के लिए अलग सॉल्व कर लूंगा और उनको मिला लूंगा, फिर बाद में मिला लूंगा। बाद में किससे मिलाएंगे? समय से, क्योंकि समय x में और y में समय की दिशा होती है क्या? नहीं सर, समय जितना x में चलेगा, वस्तु जितना समय उसको x में चलने में लगेगा उतना ही y में चलने में लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसे x और y में तोड़ लेंगे, x में अलग चलाएंगे, y में अलग चलाएंगे और फिर बाद में जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि सदिश का घटक करते आता है तुझे। बोल भाई, अगर एक सदिश है तो क्या तुझे उसे आई कैप जे कैप में तोड़ते आता है? हाँ सर, आई कैप जे कैप तो में तोड़ते रहता है। अगर कोई एक सदिश आई कैप जे कैप में दिया हुआ हो तो क्या तुम उसका परिमाणी निकाल सकते हो? हाँ सर, हम उसका परिमाणी निकाल सकते हैं। तो बस आसान सी बात है कि अगर एक सदिश को हम आई कैप जे कैप में तोड़ सकते हैं और फिर हम उसे जोड़ भी सकते हैं, तो बिना किसी समस्या के हम उसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर है ये छोटी सी बात? बोल मेरे प्यारे, आ गया मजा? तो अगर हां, तो अब हम इसमें पूरी द्विविमीय गति को ऐसे ही करेंगे ना। क्या करेंगे? जैसे मैंने पूछा यार कि आप बताओ इसमें विस्थापन क्या होगा, द्विविमीय गति में विस्थापन कैसे देंगे? तो द्विविमीय गति में विस्थापन हम ऐसे देंगे, विस्थापन हो जाएगा सर, विस्थापन जो है वो हम r सदिश से चिन्हित करेंगे और इसे लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, x के लिए अलग निकाल लो, y के लिए अलग निकाल लो और i कैप j कैप को मिला लो। जैसे अगर आपको याद हो तो एक मैंने इसका बहुत ही भयंकर उदाहरण आपको पहले करवा दिया था, त्रिविमीय गति का कर लिया था हमने, द्विविमीय में नहीं त्रिविमीय का कर लिया था। और कब किया था हमने? अगर आपको याद हो तो एक होमवर्क डिस्कशन की क्लास रखी थी और एक सवाल ये होमवर्क में मैंने आपको दिया था कि एक पिंड जो था वह पहले x में चला, फिर y में चला और फिर वो ऊपर चले गया, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर गति कर गया, तो उसका विस्थापन पूछा था। याद आया कुछ? उसका विस्थापन पूछा था, तो उसमें मैंने आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आपको लिखवाया था और उसका परिमाणी फिर हमने निकाल लिया था। तो वैसे ही यहां पर है, इसका सदिश है, सदिश या विस्थापन है। विस्थापन हमें बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? आई कैप और जे कैप में अलग अलग लिखेंगे और इसका परिमाणी अगर निकालना होगा तो परिमाणी अगर कल को पूछे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से वेग की बात कर सकते। वेग क्या होगा? सर वेग भी ऐसे ही लिख देंगे हम, वेग भी ऐसे ही लिख देंगे, विस्थापन भी ऐसे लिखेंगे, वेग भी ऐसे लिखेंगे। v बराबर हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप।
ठीक है, तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, आज तक जो करते आ रहे थे वो एक्स के लिए अलग करो, वाई के लिए अलग करो। आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो एक टेबल बना लो, एक्स के लिए सारी वैल्यूज अलग सॉल्व कर लो, वाई के लिए सारी सॉल्व कर लो और लिख लो फिर मिलाकर, है ना। एक दो भी हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता कि v का परिमाण ही क्या आएगा तो क्या बोलोगे सर? अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें कोण बता सकते हो किसी भी क्षण पर? हाँ सर, कोण भी बता सकते हैं, टेन थीटा। ये हो जाएगा वी वाई बटे में वी एक्स। ठीक है, बस ऐसे कर सकते हैं। ये क्या सदिश ही तो चल रहा है, सदिश ही तो चल रहा है सब कुछ। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे त्वरण पूछता तो क्या बोलते? सर त्वरण भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। त्वरण क्या लिखेंगे? त्वरण लिखेंगे ए सदिश से। ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और इसमें भी परिमाणी वगैरह सब कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि मैं आपको कल को त्वरण दे दूं, वेग पूछ लूं, विस्थापन दे दूं, वेग पूछ लूं, तो कैसे करते थे? सर पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया वेग क्या होगा, तो वेग हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं सर। वेग लिखना सीखा हमने वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो हम इसमें v को क्या लिखते? dx बटा dt। अरे वेग को क्या लिखते हैं? dx बटा dt। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे dx बटा dt, आई कैप हो गया, प्लस y के लिए लिख देंगे dy बटा dt, j कैप हो गया। कल को अगर मुझे उल्टा पूछा है इंटीग्रेशन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मेरे को x दे दिया, वेग पूछ लिया, इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो पहले करते आ रहा था मैं। पूरा सरल रेखा में गति को कॉपी करना है अब हमको, है ना। त्वरण, हाँ सर त्वरण भी लिख दूंगा मैं। त्वरण ax होता है तो ax को क्या लिख सकता हूं? dv बटा dvx बटे में dt आई कैप प्लस dvx बटे में dy बटे में dt j कैप। अच्छा, अगर मान के चल त्वरण नियत हो, अगर त्वरण नियत आ जाए तो क्या होगा? सर त्वरण नियत आ जाए तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाए, मैं गति के समीकरण भी लगा दूंगा इसमें। क्या बोल रहा हूं मैं? यदि त्वरण किसी भी दिशा में नियत होता है, तो क्या हो सकता है? तो उस दिशा में गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सब कुछ हमने लिखा, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। कुछ एक दो सवाल कर ले तो हमें बातें क्लियर हो जाएगी, एकदम बढ़िया रूप से चमकने लग जाएगी। ठीक है, चलो तो कुछ सवाल करते हैं हम। क्या सभी तैयार है कुछ सवाल करने के लिए? क्या द्विविमीय गति में कुछ सवाल करने के लिए सभी तैयार हैं? अच्छा, किसने, ये मेरे को लग रहा है एक बालक है सूरवीर, है ना, सूरवीर, बिल्कुल ही। ये कभी मेरा नाम रख लेता है, पारसर की क्लास में जाके पारसर का नाम रख लेता है। तो बेटा शुभम पालीवाल, तुमने अपना नाम तो रख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, वो तुम्हारे इससे डिलीट कर दिया गया है, तुम्हारी ऐप से कल वाली वीडियो डिलीट कर दी गई है बेटा। ठीक है, तुम क्लास में ढंग से आते नहीं हो, टाइम पर आते नहीं हो, कार्य करते नहीं हो, तो आपके उससे डिलीट कर दी गई है ये वाली वीडियो। चल, क्या सभी तैयार है? हाँ, तो अब इसमें कुछ सवाल करके देखते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बेसिक से कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस। मान के चलो हमें बोला गया कि किसी क्षण पर विस्थापन सदिश जो है वो दिया जा रहा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप द्वारा। एकदम आसान सा लेते, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप के द्वारा। तो अगर यहां पर यह विस्थापन सदिश दिया गया है तो हमको बताना है कि t बराबर क्या क्या पूछ रहा है, ना ध्यान समझना। t बराबर 2 सेकंड पर विस्थापन क्या होगा?
विस्थापन सदिश क्या होगा और विस्थापन क्या होगा ये भी पूछा। साथ ही साथ t बराबर 1 सेकंड पर वेग, t बराबर 1 सेकंड पर वेग। फिर आपसे पूछ सकता है प्रारंभिक वेग, ये सारी बातें बतानी। 1 2 पापा सवाल है ये। कैसा सवाल है? पापा सवाल। इसी सवाल में हम करेंगे बहुत सारे सवाल, ठीक है। तो एक पहली बात विस्थापन बताना, दूसरी बात वेग बताना है, तीसरी बात प्रारंभिक वेग बताना है, प्रारंभिक वेग बताना है। चौथी बात हमें त्वरण बताना है, t बराबर 1 सेकंड पर, ठीक है। फिर अच्छा यहां पर ये t बराबर 1 सेकंड पर वेग और वेग की दिशा भी बतानी है, दिशा और परिमाण भी बताना है, सब कुछ बताना है। तो एक सवाल में सारे सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये? यहां पर अगर हम ये r सदिश देखें तो r सदिश है t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप। तो देखो अगर आप चाहो तो इसे पूरा लिखो या ऐसा लिख लो, सर x दिशा में विस्थापन t स्क्वायर दिया गया है, स्थिति सदिश t स्क्वायर के बराबर है, y दिशा में t के बराबर है। बस आगे सॉल्व कर लेते हैं हम पूरा है ना। कैसे करेंगे अब हम देखो, एक बार करते हैं इसका हल। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर मेरे को आपने सिखाया x आई कैप प्लस y जे कैप के बराबर विस्थापन होता है, तो x की वैल्यू जो है वो t स्क्वायर है, y की वैल्यू t के बराबर है। क्या मैंने सही बोला? ठीक है। अब यहां पर हमें क्या बोला? हमें बोला t बराबर 2 सेकंड पर विस्थापन बताइए। तो कैसे करेंगे सर x में कितना चला, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं हम। t बराबर 2 सेकंड पर x में कितना चला, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर हो गया। y में कितना चला, 2 मीटर। सर t बराबर 2 रखेंगे, 2 आ गया, 2 मीटर चला। तो ये हमारे पास विस्थापन आ गया। आप चाहो तो इसे आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हो। विस्थापन सदिश जो होगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आपको बोला तो आप उसका परिमाण भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसका परिमाण? सर इसका परिमाण आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया सर? ये हो गया 16 और 4 20, रूट 20 या 4 इंटू 5, 2 रूट 5 लिख सकते हैं इसे, मीटर विस्थापन आ गया। क्या सभी को पहला पार्ट बिल्कुल आसान लगा और बढ़िया तरीके से चमका? क्या ये पहला पार्ट सभी कर सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम दूसरे की तरफ। सेकंड वाले में बोला है t बराबर 1 सेकंड पर वेग। तो अब वेग कैसे निकलेगा? सर वेग निकलेगा विस्थापन से, या स्थिति हमें पता है तो हम इसका अवकलन कर देंगे। अरे मेरे भाई क्या भूसा भरकर आए हो क्या यार तुम लोग? दिमाग में क्या खा लेते हो ऐसा सुबह? किसी की वीडियो नहीं रुकी है, क्लास खत्म होने के बाद में चल जाएगी। ठीक है, किसी के भी ऐप में से नहीं हटी है, सबकी नहीं चल रही है, तेरी भी चल जाएगी। क्लास खत्म होने दे, इसके बाद में वीडियो चालू हो जाएगी। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सेकंड वाला t बराबर 1 सेकंड पर वेग क्या होगा? मैगी का ही, हाँ ये मैगी का ही असर है, ना, बिल्कुल जैसे मैगी से गिंडोले जैसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बस वो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, हरकतें कर रहे। सीधा दिमाग जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। t बराबर 1 सेकंड पर वेग, तो वेग कैसे पता करेंगे? तो सर वेग होता है, अगर मैं x दिशा का निकाल रहा हूं तो dx बटा dt, तो x का विस्थापन है t स्क्वायर, तो क्या मैं इसका 2t लिख सकता हूं? और y दिशा में t का अवकलन 1 होगा। कितनों को ये समझ में आ गया? अवकलन कर दिया। क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। तो अगर यह अवकलन कर दिया है तो यहां पर क्या मैं v लिख सकता हूं? सर v सदिश बराबर होगा vx आई कैप प्लस
वी वाई जे कैप के बराबर, और वी टी स्क्वायर का अवकलन करा 2t आ गया प्लस एक जे कैप, यह वेग सदिश आ गया, यह वेग आ गया। कब निकालना है? t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है। ठीक है, तो t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, तो इसमें वेग का मान t बराबर 1 सेकंड पर क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा वेग जो होगा t बराबर 1 सेकंड पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 आई कैप प्लस 1 ही है सर, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। क्या ये सभी को चमक रहा है? क्या ये सभी कर पाएंगे? क्या ये सभी कर पाएंगे? अगर हां तो क्या वेग का परिमाण भी निकाल सकते हो? क्या वेग का परिमाण भी निकाल सकते हो? क्या वेग का परिमाण भी निकाल सकते हो? हां सर, बिल्कुल वेग का परिमाण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या रूट 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हां तो क्या आप इसका x सदिश के साथ कोण भी निकाल सकते हो? क्या x सदिश के साथ कोण भी निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, हम यहां पे इसका x सदिश के साथ कोण भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा x सदिश के साथ कोण? यहां पर सर इसका कोण आ जाएगा tan थीटा के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा के बराबर होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं tan थीटा के बराबर? tan थीटा के बराबर, ओहो प्रक्षेप गति आ गया, कोई बात नहीं, हम यहां पर लिख देते हैं ना, tan थीटा के बराबर वेग, tan थीटा के बराबर वेग, तो कितना आएगा tan थीटा के बराबर जो वेग होगा? चल पेज ऊपर नीचे कर देंगे हम। tan थीटा के बराबर वेग होगा, तो सर कितना आया? ये आया v बराबर 2 आई कैप प्लस v बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो यहां पे tan थीटा जो हो जाएगा वो होगा vy बाय vx, या 1/2 लिख देंगे, यह tan थीटा या कोण आ गया। अब अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, हमसे थीटा का मान पूछ सकता, हम बोल देंगे tan इनवर्स 1/2 होगा। क्या होगा? tan इनवर्स 1/2 होगा। कितने यहां तक मेरे साथ पहुंच गए हैं और सेकंड वाला पापा सवाल का सेकंड वाला पार्ट भी हल कर दिया है। हाँ भाई, सेकंड वाला सवाल भी कर दिया है। अब हम बढ़ते तीसरे वाले की तरफ। इसमें पूछा है प्रारंभिक वेग। आपको जब भी सवाल में प्रारंभिक वेग पूछा जाए तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? प्रारंभिक वेग मतलब होता है टाइम t बराबर 0 पर वेग पूछना चाह रहा है वो। तो वेग सदिश क्या है सर? ये है 2t आई कैप प्लस जे कैप। वेग है सर हमारे पास 2t आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते थे, कि सर प्रारंभिक वेग जो होगा वो t बराबर 0 पर होता है। लिख लो पहले भले से एक बार और, प्रारंभिक वेग मतलब होता है t बराबर 0 पर पूछा है। किस पर पूछा है? t बराबर 0 पर पूछा है। तो यहां पर पूरे पे क्या रख दूं मैं? 0 रख दूं मैं। तो इस पूरे में 0 रखूंगा तो वेग आ जाएगा सर यहां से 0, 2 इंटू 0 आई कैप प्लस, यहां तो है ही नहीं सर, तो जे कैप बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 जे कैप, या y दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग होगा t बराबर 0 पर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको बोला त्वरण क्या होगा? त्वरण, तो त्वरण कैसे निकालेंगे? तो त्वरण होता है सर a, जो भी होता है ये क्या होगा सर? इसमें अवकलन करना है हमें, तो ये dv बटा dt होता है।
तो हम x के लिए अलग कर लेंगे, y के लिए अलग अवकलित कर लेंगे। ये सर ये x वाला है, ये y वाला है, तो त्वरण जो हो जाएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर x दिशा का त्वरण होगा dv बटे में dt x दिशा वाला। तो कितना हो जाएगा 2t का अवकलन। तो 2t का अवकलन कितना होता है सर? 2t का अवकलन जो होगा वह 2 के बराबर होगा। और y दिशा में सर एक है वेग, तो मतलब नियत ही है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्वरण किस दिशा में है? त्वरण x दिशा में है, और कितना है? 2 के बराबर है। y दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो त्वरण क्या लिखेंगे? सो त्वरण लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 2i कैप। त्वरण क्या हो जाएगा? 2i कैप। y दिशा में कोई त्वरण नहीं है, ठीक है। y दिशा का त्वरण 0 है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कितनों को ये पूरा सवाल बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आ गया कि हाँ सर यहां पर हमें क्या क्या दिया? हमें बस एक इक्वेशन दी थी, हमने उसमें से सब कुछ निकाल दिया। क्या ये निकालना बहुत कठिन है? नहीं। क्या हमने ऐसा कभी किया है कि मेरे पास एक x का समीकरण दिया, उससे मैंने वेग निकाला, उससे त्वरण निकाला? बिल्कुल सर, ये सब मैंने बहुत बार किया सरल रेखा में गति में। वही सब कुछ हमने आज द्विविमीय गति के लिए कर देखा, ठीक है। अब इसमें एक और मजेदार सी बात पूछी जा सकती है। अच्छा, ये वाली बात उन्हीं को बताई जाएगी जिनको ये पूरा समझ में आए और जो बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 5। अच्छा देखो, पहले तो ये बताओ, पता है तुम्हें, तुम इसमें और भी चालाकियां कर सकते थे। कैसे? तुम्हें अगर एक आधी चीज, देखो हमें बहुत कुछ पूछा, इसलिए हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें एक आधी चीज पूछता तो हम बहुत चालाकी से भी कर सकते थे। कैसी चालाकियां? अगर x बराबर है टी स्क्वायर के, कुछ याद आ रहा है? x समानुपाती है टी स्क्वायर के। हाँ सर, दिमाग पे जोर डालू सर, दिमाग के न्यूरॉन्स ना फट जाए। हाँ, एक न्यूरॉन ने बचा लिया मुझे। सर ये तो नियत त्वरण था। अगर x समानुपाती है टी स्क्वायर के तो त्वरण नियत था। हाँ सर देखो, x दिशा में देख x समानुपाती आया टी स्क्वायर के, वेग देख x दिशा में समानुपाती आया t के, और त्वरण देख x दिशा में त्वरण x दिशा में नियत आया। बिल्कुल सही बात, जो हम पहले पढ़कर आए थे वही तो हो रहा है। अरे जो आज तक पढ़कर आए थे वही तो हो रहा है। क्या मैंने सही बोला? क्या जो आज तक पढ़ते आए थे वही हो रहा है? इसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर विस्थापन t के समानुपाती है तो वेग नियत होगा तो त्वरण 0 होगा। तो x y दिशा में वेग नियत आया था और त्वरण 0 आया था। बिल्कुल जैसा पढ़ते आए थे आज तक वही का वही है, बस इनको मैंने 2 दिशाओं में तोड़ दिया, ठीक है। अब अगर कल को तुमसे कोई पूछ ले कि यार तुमने इसे चालाकी तो कर ली, तोड़ तो लिया, सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अगर कल को ऐसा कोई बोल दे कि अगर मैं इन दोनों को फिर से मिलाकर समझना चाहूं तो, मतलब कि ये बताओ यार, तुमने बोला कि यह सरल रेखा में गति नहीं है। नहीं सर, x में भी है, y में भी है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये कैसी गति है, तो सर अगर हमसे कोई पूछेगा तो द्विविमीय गति। अच्छा, द्विविमीय में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे द्विविमीय में ये नाव वाली है, या ऐसी चल रही है, या प्रक्षेप गति हो रही है, या ऐसे चल रहा है, या गोल घूम रहा है। कैसे पता चलता है कि हमारे पास कोई भी गति हो रही है तो वो द्विविमीय में किस वक्र की गति है? क्या पता करते हैं हम? वक्र की गति, या उसका पथ कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, 5वीं चीज इसमें पूछी जाएगी, पथ समीकरण। अच्छा, क्या तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि अगर मैं समीकरण दे दूं तो तुम उसका ग्राफ बता सकते हो? क्या मैं तुम्हें समीकरण दे दूं तुम उसका ग्राफ बता सकते हो? जैसे y समानुपाती हो गया x के तो सरल रेखा होता है, y समानुपाती हो गया x स्क्वायर के तो परवलय होता है। क्या ये सारी बातें बता सकते हो आप मुझे? अरे बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो अब पथ समीकरण निकालते कैसे हैं? पथ समीकरण होता क्या है सर? पथ समीकरण होता है x और y के मध्य संबंध। बिल्कुल सर, एक देखो, पथ समीकरण निकालना एकदम आसान सी बात है ना। तो x और y के मध्य संबंध, सर x बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर के और y बराबर दिया है t के। x बराबर दिया है टी स्क्वायर के, y बराबर दिया है t के। अगर हाँ
तो यहां पर मैं y की जगह या t की जगह y रख दूंगा, क्योंकि अरे y बराबर t है, x बराबर t स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं x बराबर y का स्क्वायर। खत्म हो गया। ये पूछना था कैसे यार सर आप मजाक लेते, मैं इंपॉर्टेंट बोल के एकदम एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नहीं नहीं, ये चूहिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तुम कतर के जा सकती है और तुम्हारे नंबर कतर लेगी नीट में। क्या प्रक्षेप गति हो जो भी हो रही है, या अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की गति हो रही है तो उसमें पथ समीकरण क्या है ना, पथ समीकरण क्या है, तो ये होगा y बराबर होगा x बराबर होगा y स्क्वायर के। ठीक है ना, यहां पर t में हमने ये y बराबर t, तो यहां पर देखा तो t का स्क्वायर बन गया। यह कैसा पथ है, कैसा पथ है सर, यह परवलय है। कैसा है, परवलय, परवलय। अच्छा आप परवलय बना सकते हो क्या सर, कोशिश तो की जा सकती है। y का स्क्वायर है मतलब सर ये x है, y है, y से दूर भागता हुआ, तो y का स्क्वायर, तो मतलब सर ये कुछ ऐसी गति हो रही है, कुछ ऐसी गति हो रही है। ठीक है, तो यहां से शुरू की गति और ऐसा घूमते हुए आगे बढ़ता जाएगा, यह परवलय होगा। तो क्या ये पूरी पीएचडी कर डाली तुमने द्विविमीय गति पर, क्या ये पूरी पीएचडी कर डाली है ना, और क्या सभी को ये बहुत ही रूप से चमका है ना, क्या सब डॉक्टर बन चुके हैं अब द्विविमीय गति में। बस यही है, द्विविमीय गति खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अगर ये सवाल जो कर ले गया, अगर ये पापा सवाल जो कर ले गया, उसको सब कुछ समझ में आ गया, वो सब कुछ समझ में आ गया, उसको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर इसमें अगर हमको ये सवाल ऐसे में और कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी समीकरण दे दिया जाए, नियत वर्ण दे दिया जाए, तो हम गति के समीकरण वगैरह निकाल कर भी सब कुछ ऐसा कैसा कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हमारे लिए प्रक्षेप गति पढ़ना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, क्या होता है प्रक्षेप गति। अब देखो द्विविमीय गति तो बहुत सारी द्विविमीय गति है, अब द्विविमीय गति में एक स्पेशल केस प्रक्षेप गति होता है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। अब प्रक्षेप गति में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो आओ हेडिंग डालो और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे प्रक्षेप गति का। प्रक्षेप गति क्या होती है, जब भी हम किसी एक गेंद को गुरुत्व के अधीन गति करवाते हैं, गुरुत्व के अधीन गति करवाते हैं और द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है, द्विविमीय गति होती है। देखो एक तो हम पहले करवा चुके, गेंद को सीधे फेंका, सीधी गई, सीधी आ गई, तो वह सीधी सीधी थी है ना, मतलब सीधी सीधी थी, मतलब वह सरल रेखा में गति थी। लेकिन अगर मैं एक गेंद को द्विविमीय द्विविमीय इसको ऐसे परिभाषा लिखवा दे, तो द्विविमीय गुरुत्व के, हाँ ऐसा लिख लो कि गुरुत्व के अधीन गति द्विविमीय रूप से उसे हम प्रक्षेप गति करते हैं। अगर कोई भी वस्तु गुरुत्व के अधीन गति द्विविमीय रूप से करे तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो सर गुरुत्व के अधीन गति तो मैं पढ़ के आया हूं, हाँ, तो क्या प्रक्षेप गति मेरे लिए बहुत आसान है? बिल्कुल, क्योंकि अगर तुझे गुरुत्व की अधीन गति पता है, तुझे द्विविमीय गति पढ़ना है, द्विविमीय गति में ऐसा सोच, एक बात बता, इधर 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं, 5 मिनट में। इधर, अरे नाव्या बेटा क्या करूं मैं, टैटू बनवा दूं क्या? कल की क्लास आज चल जाएगी। पिछले 50 मिनट में ये बात मैं 10 से 12 बार बोल चुका हूं। आशीष शर्मा तू भी सुन ले, तू भी 10 मिनट पहले आया था। देखो ध्यान से सुनो, इधर अगर मुझे द्विविमीय गति पढ़ना है तो मैंने अभी क्या सीख लिया, मैंने सीख लिया कि यह तोड़ लो, सर इसे x और y में तोड़ लो। अच्छा, तो अगर मुझे द्विविमीय प्रक्षेप गति पढ़ना है तो उसे मैंने x और y में तोड़ लिया। अगर मैं, क्या मुझे ऐसा आता है
क्या मुझे ऐसा आता है कि एक गेंद को ऊपर फेंका, वो नीचे कैसे आएगी, कितनी देर में आएगी, क्या सारी कहानी मुझे आती है? हाँ सर, वो सब कुछ आता है मुझे। तो गुरुत्व के अधीन गति में द्विविमीय गति होगी, तो उसमें गुरुत्व के अधीन गति में ऑलरेडी आता है, और द्विविमीय में एक ये दिशा होगी, एक ये दिशा होगी। तो एक दिशा तो मैं पढ़कर आया हूं, दूसरी दिशा मुझे पढ़नी है, कहानी खत्म हो गई, बस ये प्रक्षेप गति हो जाएगा। तो प्रक्षेप गति को हम अंग्रेजी में वैसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी कितने प्रकार का हो सकता है प्रक्षेप गति? ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है इसके प्रकार में, सबसे पहला प्रकार धरातल से धरातल प्रक्षेपण, जो हमें पढ़ना है, जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इस पर सवाल भी आता है। धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण। तो यहां पर धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक गेंद को हमने जमीन से उठाया और जमीन पर ही वापस गिर गई वो, अगर हमने एक गेंद को जमीन से उठाया और वह कुछ ऐसी फेंकी कि वह जमीन पर ही वापस टकरा जाए, तो इसे हम कहते हैं धरातल से धरातल प्रक्षेपण। और क्या हो सकता है इसमें ऐसा हो सकता है कि सर हम h ऊंचाई से, पहले प्रकार था धरातल से धरातल प्रक्षेपण, दूसरा प्रकार हो सकता है h ऊंचाई से प्रक्षेपण। h ऊंचाई से प्रक्षेपण। अब h ऊंचाई से कैसे फेंक सकते हैं? सर h ऊंचाई से हम एक गेंद को, यहां खड़े हैं, सीधे फेंक देंगे। तो अगर h ऊंचाई से एक गेंद को सीधे फेंक देंगे तो गेंद नीचे गिर जाएगी धड़म से। यह h ऊंचाई से प्रक्षेपण हो गया। अब h ऊंचाई से भी हम चाहे तो हम इसमें किसी कोण पे प्रक्षेपण कर सकते, तिर्यक प्रक्षेपण कर सकते हैं। जैसे h ऊंचाई पर खड़े तो हुआ, लेकिन आपने बोला कि मैं गेंद को सीधे नहीं फेंकूंगा, मैं इस गेंद को यहां से ऊपर से और ऊपर फेंकना चाहता हूं, तो ये और ऊपर जाके ऐसी नीचे गिर जाएगी। तो यह भी हम h ऊंचाई में प्रक्षेपण में पढ़ेंगे। ऐसे ना फेंकते हुए नीचे फेंक दो, हाँ भाई नीचे फेंक दो, जैसी आपकी मर्जी हो, यह h ऊंचाई से प्रक्षेपण हो जाएगा। तीसरे प्रकार का जो प्रक्षेपण होता है वो नत तल पर, नत तल पर प्रक्षेपण। अब नत तल पे प्रक्षेपण क्या होता है सर जी? देखो, अगर मान के चलो जमीन सीधे ना होते हुए ऐसी हो जाए, कुछ ऊंची जमीन, जैसे पहाड़ों पे, हाँ भाई कोई पहाड़ी इलाके में रहता है या पहाड़ी इलाके में नहीं भी रहते हो, तो भी आपके घर के आसपास या गांव में कोई ऐसी सड़क हो जो ऐसी खड़ी हो, ऊंची हो, और उस पे सोचा आपने क्रिकेट खेलने का, तो अब अगर आप गेंद फेंकोगे तो ये गेंद जो है वह यहां से इधर की तरफ गिरेगी। तो इसमें कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, तो यह सब कुछ हमें करना है ना। और ये 3 प्रकार के प्रक्षेप गति पढ़ने होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, 2 रोड है, बहुत ही बढ़िया। कमाल की बात यह है कि हमें ये नहीं पढ़ना है, मतलब ये नीट में नहीं पूछा जाता और इसमें कोई सवाल कभी नहीं आया, ना तो आएगा, ना तो मतलब ये एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम क्यों पढ़े? और नीट में कभी इस पे सवाल नहीं पूछता। तो हमें यही 2 पढ़ना है, धरातल से धरातल प्रक्षेपण और h ऊंचाई से प्रक्षेपण, h ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण, h ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण। तो यह दोनों चीजें हमें पढ़नी है। तो अब आज की क्लास से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण ना। जो आपने जो एग्जाम्पल सीखा मेरे साथ, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण क्या होता है और इसमें क्या क्या कहानी, इसमें बहुत सारी कहानी। अच्छा, ये देखने के बाद में, अभी आज तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन जितना भी हो जाएगा तो उसके बाद में आप सभी से एक निवेदन है। भवानी सोलंकी, तेरा लेक्चर नंबर 4 तो दूसरे बच्चे देख गए,
वो तो अब खराब हो गया, उसकी सीढ़ी खराब हो चुकी है। क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आता है रे? 1 घंटे बाद आके पूछा, सर लेक्चर नंबर 4 का क्या होगा? धरातल से धरातल पे प्रक्षेपण में हमें क्या करना है? एक गेंद हम फेंकेंगे, जाएगी और वापस आ जाएगी। तो अगर आपको अगर ये बढ़िया तरीके से समझना, वैसे आज की क्लास में पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो गुरुत्व के अधीन गति था उसे एक बार पढ़ लेना है, बस है ना। गुरुत्व के अधीन गति को रिवाइज कर लेना है, तो ये वाली बातें आपको बहुत आसान लगने लगेगी। कैसे, क्यों, आओ देखें, समझे, जाने, पहचाने और करें। मान के चलो कि मेरे पास यहां पर यह एक क्षैतिज सतह थी। इस क्षैतिज सतह पर से मैंने एक गेंद को चाहा फेंकना। तो हमने बोला कि एक गेंद को हम फेंकेंगे, तो बोले बहुत ही नेक ख्याल है आपका, तो फेंको गेंद को। तो अगर मैं एक गेंद को फेंक रहा हूं तो अब देखो मेरे को क्या क्या पता है, क्या क्या पता है और क्या क्या मुझे नहीं पता है, और मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहां पर मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक गेंद है, इसे मैंने फेंका यहां पर u वेग से, तो प्रारंभिक वेग दे दिया मुझे u। क्या पता है, ध्यान से समझना, u प्रारंभिक वेग पता है, और मैं बोल रहा हूं कि इसे मैंने फेंका किसी कोण थीटा पर। कितने पर? किसी कोण थीटा पर। तो किसके साथ कोण है? क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर। अब क्या होगा, ये गेंद जाएगी, आगे बढ़ेगी और ये गति करेगी। तो इसकी गति कैसी होगी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत पथवत, बाकी फिर अभी हम इसको सब कुछ डिराइव करने वाला। तो ये जाएगी और ऐसी कहीं पर जाकर गिर जाएगी। तो यह जो पथ हुआ यह प्रक्षेप गति का पथ हुआ या द्विविमीय गति का पथ हुआ। अब इसमें यहां पर और क्या क्या है देखना हमें। अगर ये गेंद जो है वो यहां पर धरातल पे टकरा रही है, यह गेंद धरातल पे टकरा रही है, तो जब ये धरातल पे टकराएगी तो इसका वेग क्या होगा, यह कितनी दूर गिरेगी, यह कितना ऊपर जाएगी, इसका किसी भी क्षण पर वेग कैसे देख सकते हैं। जमाने भर की पूरी बातें हमें करनी है, जमाने भर की पूरी बातें हमें करनी है। ठीक है, तो आओ एक एक करके करना शुरू करते हैं। मैंने बोला कि मान के चलो इस गेंद को मैंने u वेग से थीटा कोण पर फेंका, तो अब ये गेंद जैसे जैसे आगे जाएगी तो क्या होगा। सर वो सब तो छोड़ो, पहले क्या क्या दिया ये लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर क्या दिया गया है, क्या ज्ञात है हमें बोला है प्रारंभिक वेग u है बराबर u, बस और कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो ये बताओ यार प्रारंभिक वेग u है, क्या तुम्हें इसमें ये पता है या नहीं पता? तो क्या पता कर सकते हो कि देखो ये ऐसी जाएगी, तो ये तो भैया मेरी साथ पूछते भी ना हल कर पाए, है ना, ये तो कोई ना हल कर पाए। तो इसको हल करने के लिए मैंने क्या आसान सी बात बताई थी कि इसको हम x दिशा और y दिशा में तोड़ लेंगे। क्या हमने कभी ऐसा सीखा कि हमारे पास कोई एक सदिश हो जो कोण थीटा पर हो x अक्ष के साथ, और उसे हम x और y घटक में तोड़ ले, x और y घटक में तोड़ ले। क्षैतिज के साथ थीटा कोण और u वेग से एक गेंद को प्रक्षेपित किया जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। सर आप ही ने हमें सिखाया था कि कोण के साथ जो घटक होता है उसे हम बोलते हैं x दिशा का घटक, और ये हो जाएगा u cos थीटा, और कोण के लंबवत जो घटक होगा उसे हम बोल सकते हैं y दिशा का घटक uy, जो हो जाएगा u sin थीटा। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? ux और uy ये हो जाएगा ux मतलब u cos थीटा और uy मतलब u sin थीटा। क्लियर है कहानी? तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो अब आगे मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसे? अच्छा, मतलब मुझे प्रारंभिक वेग पता चल गया। प्रारंभिक वेग जो हो गया है वो हो गया ux i कैप प्लस uy j कैप। अच्छा सर, ओके,
या मैं इसे लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप और u sin थीटा जे कैप। मतलब x दिशा के लिए मेरे को वेग पता है, y दिशा के लिए वेग पता है। अगर किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा लिख ले x दिशा के लिए, x दिशा के लिए, y दिशा के लिए। सर हम यहां पर लिखेंगे x दिशा के लिए प्रारंभिक वेग हमें पता चला ये होगा ux या u cos थीटा, और y दिशा के लिए हमें पता चला y दिशा के लिए हमें पता चला u sin थीटा। अच्छा, जो जो पता चलते जाएगा वो इस टेबल में हम लिखते जाएंगे आगे नीचे। और क्या पता है तुम्हें, बताओ बताओ मेरे प्यारे, क्या पता है? सर आज की इस टाइम पे क्लास क्यों चल रही है? दिव्या बेटा तुम कल की क्लास में क्यों नहीं आए थे? आपका नाम है दिव्या केसरिया, लेकिन रंग तो केसरिया नहीं चल रहा है यहाँ पर, है ना? केसरिया है आपके नाम में, लेकिन आप यहाँ पर केसरिया रंग जो चढ़ा है सबका वो उतारने आए हो। अपने नाम के अनुकूल काम करो बेटा। कल की क्लास क्यों नहीं देखी तुमने? चलो, तो यहां पर अगर हम u cos थीटा और u sin थीटा दें तो हमें और क्या पता है ये बताओ। सर हमें एक और बात पता है, सल मुझे पता है। क्या पता है? क्या पता है? क्या पता है? कुछ तो पता है। क्या मुझे इसका विस्थापन पता है? अंतिम वेग शून्य होगा। नहीं बेटा, अंतिम वेग शून्य कैसे हो जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं यहां पे जाकर रुक गई। अच्छा, ओरे बाबा रुक रे बाबा, इधर 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 आ, इधर आ। कितनों को लगता है, हे भगवान, कितनों को लगता है कि जब भी मैं गुरुत्व के अधीन, ये छोड़ दो भाई, मत पढ़ाई लिखो, ये क्या कर लोगे पढ़कर, क्या कर लोगे पढ़कर? कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में। तुम तो ये बताओ, कितनों को ये लगता है कि अगर एक गेंद को मैंने ऊपर फेंका u वेग से, तो जब जमीन पे आएगी उसका वेग शून्य हो जाएगा? कितनों को ये लगता है? अगर मैंने एक गेंद को ऊपर फेंका, जमीन पे आएगी, उसका वेग शून्य हो जाएगा? कितनों को लगता है ये? हाँ, उसका अंतिम वेग u होगा बेटा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई फिर तो, कि मैं गेंद कितनी भी तेज फेंक दूं, सब जमीन पर टकराएगी तो रुकी जाएगी। अरे मूर्ख, जमीन पर टकरा कर तो हर चीज रुक जाएगी, उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हम। तो ये बात कर रहे कि टकराने से जस्ट पहले वेग क्या होगा। ऐसे तो अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मेरा हाथ तेरे गाल की तरफ आएगा तो टकरा कर तो रुक जाएगा। मैं तो बोल दूंगा मैंने कहा मारा, मेरा हाथ तो रुका हुआ है, लेकिन दर्द तो होगा ना। तो वो रुक तो जाएगी ही, लेकिन बस ये है कि हम क्या निकालते हैं, टकराने से जस्ट पहले वेग। कितनों को ये बात पहले नहीं पता थी? कितनों को ये बात, अरे सर बात तो बहुत गजब बोल रहे हो, पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया, 0 नहीं होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या पता है इसमें? अच्छा सर, तो ये एक बात पता चल गई, ये गेंद जब टकराएगी ना उसका वेग इस दिशा में u हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। चलो वो तो सब आगे की कहानी, लेकिन हमें एक और बात पता है। क्या? त्वरण पता है इसका। त्वरण जो होगा वह गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो पहली बात हमें वेग पता है, दूसरी बात हमें त्वरण पता है। त्वरण बराबर होगा, कौन सा त्वरण होगा? सो त्वरण होगा इसमें g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कौन सी दिशा में है यह त्वरण? त्वरण तो लिख दिया, लेकिन ये कौन सी दिशा का त्वरण है? सर इसमें अब 2 दिशा है, एक x दिशा है, एक y दिशा है। तो यहां पर x दिशा और y दिशा जो है उसमें x दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा और त्वरण केवल और केवल y दिशा में होगा। तो त्वरण हम लिखेंगे, त्वरण लिखेंगे -g j कैप। कितनों को समझ में आया? x दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा, केवल त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। हर बिंदु पे त्वरण नीचे की तरफ होगा g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देते त्वरण की बात क्या है सर? राज की बात
एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं है, वाई दिशा में -g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर इसमें आगे कुछ भी सॉल्व करना हो, जैसे मैंने इतनी मेहनत करके एक क्वेश्चन करवाया, मुझे वेग पूछा है, विस्थापन पूछा है, दूरी पूछी है, क्या मैं इसमें गुरुत्व के अधीन गति में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो लगा सकता हूं, हां या ना? गुरुत्व के अधीन गति मैं हर दिशा में, एक्स दिशा में लगा सकता हूं। क्या मैं एक्स दिशा के लिए गुरुत्व के अधीन गति के फॉर्मूले लगा दूं यहां पर? मतलब क्या यह नियत त्वरण से गति कर रही है? क्या इसका तात्पर्य यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रक्षेप गति में नियत त्वरण से गति होती है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नियत त्वरण से गति होती है? क्यों? क्योंकि सर एक्स दिशा का त्वरण है नहीं, वाई दिशा का है, लेकिन वो जी है, नियत है। तो क्या नियत त्वरण मतलब नियत त्वरण में मैंने आज तक जो सब कुछ पढ़ा वो यहां पे उठाकर रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बोल हाँ या ना? ठीक है, एक्स दिशा में, अरे एक्स दिशा में तो, अरे एक्स दिशा में सर त्वरण क्या रहे, एक्स दिशा में कौन रहे, तो क्या चलती हुई गेंद को धक्का लगा सकता है क्या? एक्स दिशा में कौन बल लगा रहा है? एक्स दिशा में कोई नहीं है सर। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, हमने वायु घर्षण शून्य लिया है ना, वायु घर्षण को हमने 0 लेकर सॉल्व किया है। एक्स दिशा में वायु का घर्षण कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुस्कान बेटा, आप हम सबकी एक दिन मुस्कान छीन कर ही मानोगे क्या? बता दो, क्या आप हमारी मुस्कान, सभी बच्चों के खिलखिलाते चेहरे, आप उनके चेहरों से मुस्कान छीन कर मानोगे क्या? रोज आके आप इतनी कौन सी बात उठाकर लाते हो आप, जो आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है मोदी जी तक जाना चाहिए, मोदी जी तक जाना चाहिए। मोदी जी इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 क्यों नहीं चल रहा? एसपी सर ने बोल दिया हम नहीं मानेंगे जब तक मोदी जी का बयान नहीं आ जाता, जब तक बीजेपी का बयान नहीं आ जाता, जब तक राहुल गांधी नहीं बोल देते कांग्रेस की तरफ से, तब तक हार नहीं मानेंगे और हम कमेंट करते रहेंगे। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 क्यों नहीं चल रहा? हमें जवाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। भाई बता दिया मैंने कि लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 चल जाएगा, है ना। वो कल रात को ही चल जाना था, पता नहीं क्या हुआ, आज रात को या आज अभी क्लास के बाद देख लूंगा, या आप बोलो तो अभी क्लास बंद करके वहां देख लेते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हमें समझ में आ गया सर कि एक्स दिशा में तो त्वरण नहीं होगा, त्वरण जो होगा वह वाई दिशा में ही होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर वाई दिशा में त्वरण है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, किसी भी क्षण पर वेग निकालना है, किसी भी क्षण पर विस्थापन निकालना, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? वेग जो होगा वह एक्स दिशा में, अच्छा एक्स दिशा में अगर त्वरण नहीं है, अगर मान के चलो इससे मैंने बोल दिया vx और इसे बोल दिया vy, ठीक है। अब ये vx और vy की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? एक्स दिशा में त्वरण 0 है, तो किसी भी क्षण पर एक्स दिशा का वेग क्या होगा सर? एक्स दिशा का वेग प्रारंभिक वेग के बराबर ही होगा, ux के बराबर होगा। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर एक्स दिशा में वेग परिवर्तित नहीं होगा प्रक्षेप गति के दौरान? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये, क्या कि एक्स दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक्स दिशा का वेग है u cos थीटा, तो किसी भी बिंदु पर मैं देखूंगा, यहां पर सर उच्चतम बिंदु पर भी, हाँ उच्चतम बिंदु पर भी, सर इधर भी, हाँ इधर भी, सर टकरा गई तब भी, हाँ टकरा गई तब भी, हर क्षण पे एक्स दिशा का वेग जो होगा वो ux के बराबर ही होगा या समान ही होगा। क्लियर है मामला? तो एक्स दिशा का वेग कभी नहीं बदलेगा। तो अगर तुम्हें कभी भी एक्स दिशा का वेग चाहिए तो ये लिखेंगे हम ux। क्लियर है मामला? अच्छा, y दिशा का वेग कैसे निकाल सकते हैं अब किसी भी क्षण पर?
नियत होगा। वाय दिशा का वेग कैसे निकाल सकते हैं सर? वाय दिशा का वेग निकलेगा गति के प्रथम समीकरण से। क्यों? देख, तुझे प्रारंभिक वेग पता है, तुझे त्वरण पता है, तुझे अंतिम वेग निकालना है, तो ये लिख सकते हैं हम सर, ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, तो अब ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, प्रारंभिक वेग है u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगा वी वाई के बराबर। ये हो गया वी वाई के बराबर। तो मैंने यहां पर किसी भी क्षण पर वेग निकाल लिया है। मैंने क्या निकाला है? किसी भी क्षण पर वेग, मतलब जब प्रक्षेप गति हो रही है तो किसी भी बिंदु पर, यहां 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 पर, किसी भी बिंदु पर मैं वेग निकाल सकता हूं। ठीक है, और क्या आएगा किसी भी बिंदु पर वेग? किसी भी बिंदु पर वेग जो आएगा, किसी भी क्षण पर वेग जो आएगा, वो मैंने लिखा v जो होगा vx i कैप प्लस vy j कैप के रूप में, और मैंने यहां पर vx और vy की वैल्यू भी निकाल ली है। कितनी कितनी आ रही है सर? ये आएगी, ये वैल्यू जो होगी वो vx है, बिल्कुल सही बात, vx है। तो ये vx जो होगा वो होगा ux i कैप, और ये हो जाएगा uy माइनस जी टी जे कैप, या मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। वैसे इन सब की हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें वेग वगैरह लिखते आना चाहिए अच्छे से। क्लियर है मामला? तो यहां पर यह सब कुछ हमें पता चल गया वेग को लेकर। अब इस वेग को लेकर एक और इंपॉर्टेंट सी बात हम करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सी बात। क्या कि यहां पर है ना, यहां पर यह अगर मान के चलो मैंने किसी भी क्षण पर बोला, तो सर किसी भी क्षण पर वेग जो होगा उसका एंगल तो बदल जाएगा। अच्छा, कितनों को लगता है कि सर किसी भी क्षण पर मैं वेग देखूंगा तो यह एंगल तो थीटा आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पर देखूंगा तो यहां पर सर वेग की दिशा, इस बिंदु पर वेग की दिशा तो सर इधर हो गई, ये रही वेग की दिशा v, है ना, v इस दिशा में। तो कितनों को लगता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही रहेगा या अलग अलग हो जाएंगे, घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? कितनों को लगता है कि वेग का घटक सेम रहे, मतलब वेग जो है उसका कोण सेम रहेगा, या कितनों को लगता है ज्यादा रहेगा, कितनों को लगता है कम रहेगा? वेग का कोण, वेग का कोण क्या रहेगा सर? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो दिख रहा है ना मुझे, ये देखो सर यहां से चल रहा है, कोण कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, शून्य हुआ, फिर उसके बाद दूसरी दिशा में बड़ा 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 बड़ा, और फिर से उतना ही हो गया। इसको और कैसे फील कर सकते ये समझाता हूं मैं। तो यहां पर ये मान के चलो अभी के लिए कोण मैंने बोल दिया अल्फा, कितना बोल दिया? ये वाला कोण मैंने बोल दिया अल्फा। तो अब ये कोण जो है उसको मैं एक बार फिर से घटक घटक के रूप में तोड़ना चाहता हूं। तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं सर ये v होगा तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy, इसके भी तो घटक किए जा सकते हैं vx और vy। ये vx और vy की वैल्यू तो मैंने प्रारंभिक के पदों में निकाल ली है, बट मैं यहां पर इसे जो वेग v है उसके पदों में भी लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेते कि वेग कम या एंगल कम क्यों हो रहा है। देखो भाई, अगर आपको ये बात समझ में आई कि सर x दिशा का वेग जो है, x दिशा में वेग तो कांस्टेंट है, y दिशा का वेग क्या होगा? y दिशा का वेग क्या होगा सर? y दिशा का वेग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, शून्य होगा, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ये बता कि अगर एक सदिश इधर था, एक सदिश इधर, पहले दोनों बराबर थे, तो इनका परिमाणी कहां जाएगा? इनका परिमाणी सर इनके बीच में जाएगा। लेकिन अगर ये वाला सदिश छोटा हो रहा है, 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 कल पढ़ा था सदिश में ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो परिमाणी क्या होगा सर? परिमाणी जो है वो पहले इधर जा रहा था, तो परिमाणी जो बड़ा सदिश होगा उसकी तरफ चले जाएगा। तो देखो जिंदगी में दो कार्य हो सकते हैं,
जिंदगी में दो कार्य हो सकते हैं, या तो आप बहुत बड़े हो जाओ, आप पढ़ो लिखो या आप बहुत ज्यादा मेहनत करो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप जैसे हो वैसे ही रह जाओ लेकिन दूसरे कम होते जाए तो आप अपने आप बढ़ जाओगे या परिमाणी जो है वो अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बात है सर, कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है यार मैंने तो इतनी मेहनत नहीं करी लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने आपकी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत थी उसे ही कांस्टेंट रखा तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया। ठीक, तो वैसे ही बात है कि अगर यहां पर x दिशा का वेग तो उतना ही है, y दिशा का कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, शून्य हो जाएगा। तो ये वाला वेग परिमाणी वेग जो इधर 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 जाएगा, फिर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा, ऐसा 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 परिमाणी वेग आता जाएगा हर एक बिंदु पर। तो अब यहां पर क्या होगा, हम चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि किसी भी क्षण पर मैंने एंगल अल्फा बोल दिया है ना, किसी भी क्षण पर वेग जो है वह v है और एंगल या कोण अल्फा बना रहा है, कोण अल्फा है। तो यहां पर ये जो v है, इस v को मैं ऐसा भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? vx i कैप प्लस vy j कैप, और अल्फा के पदों में हो सकता है आपको कल को सवाल में बोले कि यहां कोण 53 डिग्री था, 37 डिग्री कोण बन जाएगा, तब क्या होगा? मतलब कोण कम हो जाएगा तब क्या स्थिति होगी? तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। x दिशा में सर x दिशा का वेग कितना है? सर x दिशा का वेग यहां पर है, यहां पर इसके हिसाब से है, यहां पर vx, और vx की वैल्यू क्या मैं यहां पर v cos अल्फा लिख दूं i कैप प्लस v sin अल्फा j कैप। जिसको समझ नहीं आया उनके लिए फोटो यहां पे छोटा सा फिर से बना देता हूं कि यहां पर किसी भी क्षण पर वेग v था, ये कोण अल्फा बोल दिया था, तो अब इसके घटक कर लिए मैंने, तो इसका इधर वाला घटक कितना आएगा? सर x दिशा का घटक जो आ जाएगा वो v cos अल्फा हो जाएगा, और y दिशा का जो घटक आ जाएगा वो v sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल कर लिया हमने। तो सर अगर मैं कहूं कि ये तो बराबर है सारे के सारे, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर ही होने चाहिए क्योंकि एक ही तो चीज लिखी भी है, वो वेग लिखा गया। तो मैं इससे एक और नया कंक्लूजन बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या? मैं इधर भी लिखूंगा इधर भी लिख के दूंगा वही चीज, कि यहां पर चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, u cos थीटा, u cos थीटा बराबर होना चाहिए v cos अल्फा के, है ना। u cos थीटा बराबर होना चाहिए v cos अल्फा के, क्योंकि सर x दिशा में तो वेग बराबर होंगे हर क्षण पर। तो मैं यहां पर इसकी मदद से बस अगर मुझे कल को कोई ये बता दे कि अभी कोण इतना है और बाद में कोण इतना हो गया, तो मैं उस क्षण का वेग बता दूंगा। अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है ये कि अगर मैंने एक गेंद को फेंका 53 डिग्री पर, मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, और मैंने पूछा कि भैया जब यह 37 डिग्री का कोण बना लेगी तब वेग कितना हो जाएगा, तुमने चुटकियों में बता दिया। कैसे? इसकी मदद से u cos थीटा बटे में cos अल्फा बराबर होगा v के, या इसे लिख सकता हूं मैं u cos थीटा इंटू sec अल्फा बराबर होगा v के। नीट 2024 का सवाल है ये। नीट 2024 में एग्जैक्ट ऐसा कैसा पूछा जाएगा क्या कि v बराबर होगा u cos थीटा sec अल्फा के। आई बात समझ में, है ना। तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात थी, हमने x x घटक बराबर कर दिए। इसी प्रकार से y y भी बराबर कर सकते हैं, y y भी बराबर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt, और ये v sin अल्फा के बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम बराबर कर दे y y घटक, तो ये हो जाएगा सर v sin अल्फा बराबर हो जाएगा u cos थीटा माइनस gt। ये इतना काम नहीं आता हमें, है ना, यह इतना काम नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो आता है वो ये आता है, सबसे ज्यादा काम यह आता है जो हमें पता होना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसका वेग जो होगा सर x दिशा का वेग जो है, उससे हमने एक और कंक्लूजन निकाल लिया। क्या? कि यहां पर v cos अल्फा बराबर होना चाहिए u cos थीटा के। ठीक है, तो यह एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, अब इसको हम चाहे तो एक बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ फील कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक तोप का गोला है जो मैंने 60 डिग्री पर फेंक दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने यहां पर अगर मैंने इसको स्लो मोशन में कर देता हूं, अगर मैंने इसे फेंका तो देखना ध्यान से क्या होगा। जैसे ही मैं इसे फेंकूंगा तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यह पूरी गति जो है एक बार ध्यान से देखो कैसी हो रही है इसकी, ठीक है। अब इस पूरी गति को एक बार फिर से आपने देखा, अब एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, ठीक, देखो अब आपको इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या फील लेना है। सबसे पहली बात तो सर यहां पे जो घटक है ना, तो अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूं, फिर से फेंकते हैं हम, तो इसमें एक्स दिशा का जो घटक होगा वह हमेशा नियत होगा। तो एक्स दिशा का घटक जो होगा, देखो कहीं भी रोकूंगा मैं इसे, यहां पर रोका तो एक्स दिशा का घटक ये रहा, हाँ सर, और आगे बढ़ेगा एक्स दिशा का घटक वही है, और आगे बढ़ा एक्स दिशा का घटक वही है, और आगे बढ़ा एक्स दिशा का घटक वही है, एक्स दिशा का घटक ये रहा, वही 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 रहा, और ये गेंद टकरा गई। तो एक्स दिशा का घटक कभी नहीं बदलता। अब वाई दिशा के घटक की बात करते हैं, तो सर फिर से एक बार फेंकते तो देखो वाई दिशा का घटक बहुत बड़ा है, फिर कम हुआ, 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 फिर देखो फिर ये उच्चतम बिंदु पे पहुंच गया, वाई दिशा का घटक शून्य हो गया, वाई दिशा का घटक शून्य हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर वाई दिशा का घटक अब नीचे की दिशा में बढ़ा, बड़ा, 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 और जितना था उतना हो गया। तीसरी बार अब परिमाणी सदिश को देखेंगे, परिमाणी सदिश जो बड़ा वाला एरो दिख रहा है हमें, वो वाला एरो, तो ये बड़ा वाला एरो जो है वो देखो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, कोण कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, 0 हो गया, फिर विपरीत दिशा में बड़ा, 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 बड़ा। एक और बार देखो, तो इस प्रकार से प्रक्षेप गति होती है। तो वेग वाली पूरी कहानी आज हमने समझ ली, इसकी क्लियर है मामला, है ना। अब हम इसी प्रकार से इसके विस्थापन की पूरी कहानी समझना चाहते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर इसको पूरा पूरा फील कर चुके हैं तो हमने जो जो लिखा वो सब कुछ सत्य है ना। अब इसमें जब ये टकरा रही है तो भी बात हम बोल सकते हैं कि सर टक्कर से पहले यहां पर एक्स दिशा का वेग तो वही रहेगा, और वाई दिशा का वेग क्या हो जाएगा सर, वाई दिशा का वेग जितने से फेंका था वही हो जाएगा यू वाई, और ये वाला कोण एक्स मतलब सदी एक्स घटक फिर से थीटा या एक्स के साथ फिर से कोण यू ही होगा। क्लियर है मामला। तो ये वेग 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 वे पूरी कहानी हमने कर ली है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वेग के बना लिए हैं। अब अगली क्लास में हम इसमें निकालना चाहेंगे कि इसमें कितनी दूर गिरेगा ये, कितनी ऊंचाई गिरेगा, कितनी देर हवा में रहेगा ये सब निकालने के लिए बस आप गुरुत्व के अधीन गति पढ़कर आ जाना। गुरुत्व के अधीन गति पढ़कर आओगे, बिल्कुल बेसिक सी बात, एक गेंद को यू वेग से ऊपर फेंकते तो कितनी देर बाद नीचे आती है सर, 2u/g, u² बाय 2g मैक्सिमम हाइट होती है। बस यही 2 फॉर्मूले यहां पर लग जाएंगे, एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। गोस्वामी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, है ना। हम कल की क्लास जो है नॉर्मल टाइम पर ही करेंगे, है ना। आज ही टाइमिंग में चेंज था, कल की क्लास नॉर्मल टाइम पर ही होने वाली है। चलिए, तो अभी की क्लास इतनी रखते हैं, है ना। होमवर्क के जो सवाल थे एक बार आप ट्राई कर लेना। आपकी क्लासेस में होमवर्क में जो भी दिक्कत थी या वो जो क्लास की दिक्कत थी वो आज ठीक हो जाएगी। हाँ, लेक्चर नंबर 3 का चिंता ना करो, लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क के क्वेश्चंस भी और क्लास को भी मैं आज ठीक करवा दूंगा, तो आपको कल से सब कुछ दिखने लग जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहो तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर एक आधे क्वेश्चन में जो
होमवर्क में जो गड़बड़ मामला था वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एक सवाल जो है वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में जा रहा है, तो उसका मैं आंसर बता देता हूं। लेक्चर नंबर 1 में तो सब कुछ शायद ठीक ही था। हाँ, ये वाला सवाल काफी सारे बच्चों ने पूछ रहे थे कि सर इसको क्या करें, इसको क्या करें ना। इसमें यहां पर ए बी सी के मध्य कोण निकालना था, तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा। आप ए को उठा के और आगे ले जाओ, ए ये रहे, तो ए को उठा के इधर ले आओ, बी को उठा के नीचे ले जाओ और सी को उठा के आगे ले जाओ। कैसे बनेगा ये एक बार मैं बनाकर बता देता हूं आपको। यहां पर मैं बनाकर एक बार बता देता हूं। लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क का सवाल है ना। लेक्चर नंबर 1 का यहां पर ही कर देते हैं। लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या करना होगा, आप सदिश को आगे बढ़ाओ यार, आगे बढ़ाओ तो आप कर पाओगे। कैसे आगे बढ़ाओगे, यहां पर कैसे आगे बढ़ाओगे। यहां पर ये जो ए सदिश, ये ए सदिश है, तो ए सदिश का सिर यहां है, सिर यहां है, उसको आगे ले जाकर इसकी पूंछ यहां पर ले आओ, पूंछ यहां पर ले आओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि सर नहीं लाना मुझे, मैं क्यों लेकर आऊं सर आगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तो पता है सिर से सिर मिले तो कोण मिल सकता है, पूंछ से पूंछ, हेड टू हेड या टेल टू टेल होगा, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, हम कोण निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या सबके सिर से सिर मिले हुए, बिल्कुल सर सिर से सिर मिले हुए हैं। तो हमें कोण किसके बीच में निकालना है, हमें बताना है कि निम्न कोण बताओ। तो कौन कौन से कोण बताने, बी व सी के मध्य कोण, सदिश बी और सदिश सी के मध्य कोण। तो ये रहा सदिश सी, ये रहा सदिश बी, तो ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 45, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, तो ये वाला भी 45 और 60 105 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कोण निकाल सकते हैं। चलिए, तो एक बार सदिश के सारे सवाल फिर से एक बार बेटा 60 है और ये 45, 45 प्लस 60 करेंगे 105 आ जाएगा। हाँ, तो कल के होमवर्क के क्वेश्चंस भी एक बार हम आने वाले समय में डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करो, एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ऑप्शन नहीं है ये, तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन है तो सही भाई। अच्छा 105 ऑप्शन नहीं है, हाँ ठीक है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, है ना। 115 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, इसे मैं सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 45 ये अभी आपको आजकल में ठीक दिखने लग जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, हम मिलेंगे अब कल की नॉर्मल टाइम वाली ही क्लास में। तो इतना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, आज शाम को क्लास नहीं होगी, ठीक है, आज शाम को क्लास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में सदिश योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या दिक्कत है, इसमें जोड़ना ही है, यहाँ पे 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, आंसर दिया हुआ 6, फिर ये जुड़ेगा तो प्लस ये हो जाएगा कि सही तो है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर सी आ तो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा एक बार आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है अनुदिश परंतु लंबाई 6 इकाई हो। अच्छा देखो क्या करना है, इसमें यहां पर ये सदिश पता करो, फिर इसका इकाई सदिश निकालो, इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है, आपको यहां पर बिंदु दिया गया है। अब इस बिंदु के अनुदिश परंतु लंबाई 6 का आपको सदिश निकालना है। तो क्या करो, यहां पर ये बिंदु लो, ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु को आपको एक सदिश मिल जाएगा। सदिश कितना आ जाएगा, सदिश आ जाएगा, लॉ कर ही देता हूं, ये हो जाएगा -2,4,2 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सदिश क्या हो जाएगा सर, ए सदिश हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको दिशा इसकी चाहिए और परिमाण 6 चाहिए, तो इसकी दिशा मतलब पहले इसका इकाई सदिश निकाल लो। इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा सर, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बटे में परिमाण -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 4 और 4 8, 8 और 4 16, हाँ सॉरी 16 और 8 करेंगे तो आ जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बटे में √24 को आप चाहो तो 2√6 लिख सकते हो। 24 जो होता है बेटा वो 2√6, 4 इंटू 6 24 होता है, तो 2√6 लिख सकते हैं। अब ये a आ गया, अब हमें दिशा इसकी चाहिए, तो दिशा निकल गई है,
और परिमाण कितना चाहिए 6, तो इस पूरे को इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे को इंटू 6 करके आंसर निकाल लो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। इस पूरे में से 2 भी कॉमन ले लिया है उसने ना, इसलिए ये आ रहा है। बेटा मेरी अगली क्लास का समय हो गया है यार, है ना, क्योंकि मैंने आज दोनों बैच की क्लासेस सुबह ही रखी है। क्वेश्चन नंबर 9, परिमाण 5 है तथा चित्र में, बेटा ये तो क्या दिक्कत है, यहां पर ये सिर से हेड टू टेल तो कोण कितना हो जाएगा 60, नहीं सर 60 नहीं होगा, 120 होगा। तो 120 ऑप्शन में होना चाहिए, 120 आंसर दिया भी है। चलो तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम कल। हाँ भाई, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। अब मिलते हैं हम कल, थैंक यू, टाटा बाय बाय।